Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करवाई जा रही है। एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है, एक डिटेल्ड तैयारी है, क्योंकि आपका 11th और 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हुए बहुत ही थरो मैनर में हम इसे पढ़ते हैं। ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है ये इसी तरीके से डिज़ाइन है कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो, एक कंसोलिडेटेड तैयारी हो, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, हर कंसेप्ट इस तरीके से वहाँ पर प्लान है। और हम भी बेशक इसी तरीके से इसे फॉलो करते हैं कि हम चैप्टर उठाते हैं, एक बुक पहले तो हम डिसाइड करते हैं, जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड किया है, ये आपका कोऑर्डिनेट चल रहा है, इसके बाद हम कैलकुलस करेंगे, फिर वेक्टर्स इन 3D करेंगे, फिर हम अलजेब्रा करेंगे और फाइनली आपका इस तरीके से चीज़ें कल्मिनेट करेंगे ट्रिगो के साथ। कोऑर्डिनेट में जो आपका पैराबोला चैप्टर चल रहा है, हम हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ताकि आपके उन कंसेप्ट्स को रिविजिट करवाया जाए और कोई कसर बाकी ना रखते हुए हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। तो एक अच्छी मजबूत तैयारी आपकी हो रही है। इसी के साथ साथ ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखी जा रही, कोई भी ऐसा पेमेंट या सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदने को हम कह रहे हैं। यानी कि हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आज का जो आपका सबसे पहला सवाल आता है इसके पार्ट 4 में, वो क्या है, पढ़िए ज़रा। देखो, बेसिक सा, सिंपल सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इफ़ नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन दिस पैराबोला, तो एक पैराबोला है, A पॉजिटिव दिया है, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो चीज़ें कैसी हैं। इसके एक P पॉइंट पर नॉर्मल है जो इससे वापस Q पर मिलता है। अगर ये इससे वापस Q पर मिलता है तो आई होप आपको ये बात याद है कि सर हम इसमें P और Q में एक पैरामेट्रिक फॉर्म में रिलेशन जानते हैं। आई होप आपको याद होगा। अगर भूल रहे हो तो मैं इस पहले तो इसी पॉइंट पर बात कर लेता हूँ कि अगर P के पैरामेट्रिक वर्जन आपने माना सर AT स्क्वायर या लेट्स से AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और अगर Q के पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स हैं AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, तो हमने हमेशा से सीखा है कि अगर आपने P1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो जो P1 पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है T1, वो किसके इक्वल होगा? P1 पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसका जो T1 है उसमें और T2 में क्या रिलेशन होगा कि सर वो होगा -2/T1 - T1। आई होप आप ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट नहीं भूले हो। ये प्रॉपर्टी याद है ना कि सर अगर आपने T1 पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्लियर सी बात है सर, अगर वो वापस इससे T2 यानी Q पर मिलता है तो T2 और T1 में रिलेशन हमने शुरुआत से सीखा है लेक्चर्स के दौरान ही कि T2 जो होगा आपका वो -2/T1 - T1 होगा। याद है ये बात, बहुत डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया था। अब आगे वो क्या कह रहा है इस बात पर बात कर लेते हैं सर। वो इस तरीके से मिलता है कि जो आपका OQ है, अब यहाँ पर एक क्रूशियल पॉइंट है, OQ जो है वो मिनिमम लेंथ का है, इस बात पर बात करेंगे हम, है ना। OQ अगर मिनिमम लेंथ का है तो क्या होना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। वेयर O इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, O इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक बात बताओ, ये Q है और O क्या है सर, इस पैराबोला की वर्टेक्स, तो क्लियरली O मतलब क्या, ओरिजिन। आई होप इस बारे में तो कोई ओपिनियन वैरी या चेंज नहीं हो रहा है। अब एक बात का जवाब दो, मैं OQ फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ मेरे नॉलेज से। तो अगर मैं OQ निकालता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें क्या? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, आपको Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा सर, 2AT2 का होल स्क्वायर, है ना। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ OQ डिस्टेंस, फिर जो भी उसने मिनिमम मैक्सिमम जो भी बोला है देखेंगे, है ना। वो कितना होगा, √, ध्यान से देखिएगा भाई, √, कितना, 2AT2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर T2 स्क्वायर। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? और इसी तरीके से आपके पास क्या है, AT2 स्क्वायर, और AT2 स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, आई होप ये हो जाएगा A स्क्वायर, और T2 स्क्वायर का स्क्वायर है ना T2 की पावर 4। डू यू ऑल एग्री विद दैट? या आपका क्या आता है OQ। अगर मैं OQ को थोड़ा सिंप्लीफाई होते हुए देख पाऊँ तो मैं क्या देखूंगा भाई, आपका जो OQ है, डिस्टेंस जो है ओरिजिन की इस Q से, वो कितनी है सर, देखो T की पावर 4 यहाँ से और T की पावर 2, मतलब बेसिकली T2 की पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, A स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये बाहर आएगा तो ये बाहर आ जाएगा A टाइम्स T2 के तौर पर, और अंदर क्या बचेगा वो देखो भाई, फिर यहाँ से A और T2 दोनों गए तो ये कितना बचा 4, और यहाँ से A और T2 गए तो कितना बचा T2 का स्क्वायर। क्या इन सारी बातों में से किसी भी बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? तो ये हमारे अकॉर्डिंग OQ की डिस्टेंस यानी OQ की लेंथ आती है, पर उन्होंने आपसे क्या कहा,
उन्होंने आपको एक क्रूशियल पॉइंट दिया कि OQ जो है सर वो आपका मिनिमम लेंथ का है। जब बात निकल कर आती है कि OQ मिनिमम लेंथ का है तो OQ की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई थॉट, कोई आइडिया कि सर OQ की मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे? OQ से जाने से पहले एक थॉट दिमाग में जो आ रहा है, सर OQ किस पर डिपेंडेंट है? आप देखो, OQ टेक्निकली डिपेंडेंट है T2 पर, तो मैं T2 से बात कर लेता हूं। लेकिन जब T2 के पास गए तो T2 बोल रहा है मैं T1 पर डिपेंडेंट हूं। तो मैं थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा नहीं काफी सारा कैलकुलस इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। हम फंक्शंस की बातें करने वाले हैं, हम AOD की बातें करने वाले हैं, हम मैक्सिमा और मिनिमा की बातें करने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंटली इस बात को समझिएगा। जैसे मैं इस वाले पार्ट पर थोड़ा काम करता हूँ। T2 क्या है, ध्यान से देखना सर। T2 टेक्निकली T2 जो है वो है -2 अपॉन T1 माइनस T1, है ना। सो T2 इज बेसिकली एक वैल्यू है जो कि T1 पर डिपेंड करती है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ T2 ही यही है, तो T2 के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं इसे एक फंक्शन मान सकता हूँ T1 में? मान सकते हो सर, यही बेसिकली T2 है ना। तो ये बेसिकली एक T1 में फंक्शन है। मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। टेक्निकली मैं इसकी मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, पर मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने जा रहा हूँ। तो देखो, हम जानते हैं हम डेरिवेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालता हूँ किसका, f'(T1) जब मैं निकालता हूँ किसका, ft1 का, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो। T1 ऊपर आया तो T1 की पावर -1, उसका जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू -2 कितना, 2 इंटू T1 टू दी पावर -1 T1 की पावर -2, यानी वो कितना हो जाएगा, T1 का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और क्लियरली इस T1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि वेरिएबल है T1, मैंने T1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। अब क्या कहना पड़ रहा है सर आपका, अब मेरा ये कहना पड़ रहा है आपसे कि अगर अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम f'(T1) जो आपका होता है उसे 0 के इक्वल रखते हैं, मतलब इसे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 2 अपॉन T1 स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो कुछ ऐसा, यहाँ से जब आपने T1 की वैल्यू निकाली तो क्लियरली वो कितनी आने वाली है सर, वो आने वाली है ±√2। अब ऑफ कोर्स इसमें से एक पॉइंट पे मिनिमा होगा, एक पे मैक्सिमा, ऐसा कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। और वो पता करने का तरीका क्या होगा सर, मैं इसे रीडिफरेंशिएट करूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट किया। तो अब हम क्या निकालेंगे, f'(T1). जब हमने निकाला f'(T1) तो ध्यान से देखिए, ये 2 तो एज इट इज, लेकिन जब T1 ऊपर गया तो हो जाएगा T1 की पावर -2, -2 इंटू 2 कितना, -4, और अपॉन में कितना, T1 क्यूब। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, बड़ी बेसिक सी बात है। और -1 का डिफरेंशिएशन 0। अब मैं दो बातों पर बात आपसे करना चाह रहा हूँ। एक बार तो मैं निकालता हूँ f', क्या, +√2। जब आपने निकाला f', मतलब +√2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस √2, है ना। जब ये आपने पास की तो क्या आप देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता सर वो क्या वैल्यू आएगी, बस मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं +√2 पास करूंगा तो -4 अपॉन √2 का क्यूब क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और से जब मैं निकालूंगा f', क्या, -√2, तो आप समझ पा रहे हो -√2 का क्यूब एक नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव। आप इस बात को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाया मैक्सिमा और मिनिमा का, और उसके थ्रू मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। क्या, ध्यान से सुनना, f'√2 आपका नेगेटिव आया, मतलब √2 पर आपको क्या मिलेगा भाई, √2 पर आपको मिलेगा मैक्सिमा। f'- -√2 पर आया आपका ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब √2 -√2 पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। T1 की जो वैल्यू होगी कौन सी, -√2, उस पर आपको मिलेगा मिनिमा। क्या आप सुन पा रहे हो। तो मैं T2 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, रादर मैं कहूंगा मैं T2 की मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। वो कितनी होगी, ध्यान से देखो, यहां पर T1 की जगह क्या रख देंगे, -√2 रखा तो कितना जाएगा सर, यह जाएगा -2 अपॉन कितना, -√2। क्या इस बात से कोई दिक्कत, -√2 यानी +√2। आई होप आप इस बात से सहमत है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस की। इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है जो हमने T2 की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की है। फिर से देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जब हमने T2 की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की तो वो हमें कहाँ मिल रही है, -√2 पर। और -√2 जब यहाँ प्लेस किया तो -√2 के कारण नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2/√2 और ये हो जाएगा +√2। अब ध्यान से देखो भाई, ये भी पॉजिटिव हो गया, वो भी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो कि ना इसे 2 को क्या लिखूंगा, √2 इंटू √2, वो √2 कैंसिल, तो √2 + √2 कितना आ जाएगा, 2√2।
अब आप इस बात को समझो कि T2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2√2। अगर सर आपके T2 की, अगर आपका जो T2 था उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी, उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, वो अगर 2√2 है, तो क्या मैं OQ की मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ? आई होप हम पहुंच सकते हैं। तो मैं OQ की जब मिनिमम वैल्यू निकालने चला, है ना, जब मैं OQ को मिनिमाइज करूंगा तो OQ डायरेक्टली T2 पर डिपेंडेंट है, तो मैं T2 की क्या रख दूंगा, मिनिमम वैल्यू। जब ये रखा तो A एज इट इज, तो ये कितना आ जाएगा 2√2 टाइम्स A, है ना, टाइम्स कितना, ध्यान से देखो 4 प्लस 2√2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो ये कितना आ जा रहा है 8। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेकर, है ना। अब क्या सर, अब अगर मैं इस मिनिमाइज्ड वैल्यू की बात करूं तो आई होप आपको दिख रहा होगा एक बेसिक सा कंक्लूजन जो आप सब ने नोटिस किया होगा कि सर 2 और A तो यहीं रखो, 8 और 4 12, दिख रहा है क्या, 12 मतलब क्या, 12 यानी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 यानी 4 का √2 और √3, तो 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √3 कितना, √6 टाइम्स A। ये आपकी निकल कर आती है सर OQ की मिनिमम वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है? मेरे ख्याल से तो अभी नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। अब आपसे क्या बोला गया, सुनिएगा ध्यान से, आपसे बोला गया कि OQ की लेंथ है मिनिमम। जब OQ की लेंथ निकल कर आती है मिनिमम, तो क्या आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं, आप मुझे OQ और OP की स्लोप निकालने में हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ जी, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं OQ और OP की आपसे स्लोप निकालने की आइडिया पूछूं तो ये आपके OQ और OP हैं। आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ से T2 और T1 को फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। क्या हमने T2 और T1 निकाला है? बिल्कुल सर। जब आपने T2 निकाला है तो T2 कितना आ रहा है सर? T2 आ रहा है 2√2। और 2√2 कब आ रहा है? जब आपने T1 क्या लिया है सर? T1 आपने जब लिया था कितना, -√2। आई होप आप नहीं भूले हो, ये बात याद है। तो मैं फिर से आपसे सिंपल सी बात दोहराता हूँ, T1 कितना था, -√2। तो आप एक काम करिए सर, आप OP और OQ निकालो। मैं कहाँ तक जाना चाह रहा हूँ, मैं ट्रायंगल OPQ तक जाना चाह रहा हूँ, तो शायद मेरी कौन हेल्प कर सकता है, OPQ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो अगर मैं OPQ तक जाना चाह रहा हूँ, है ना, तो ध्यान से देखना, OPQ ट्रायंगल में मैं OP और OQ तक जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इन तक जाने से पहले मुझे P और Q तक जाना होगा, और P और Q के लिए मैंने T1 जस्ट अभी इवैल्यूएट किया, जो कि कितना है, -√2। आई होप आपको दिख रहा है। T1 हमने निकाला है इस सिनेरियो को मिनिमाइज करने वाला केस, जब आपको OQ मिनिमाइज करना है। OQ मिनिमाइज करना है मतलब T2 मिनिमाइज करना है। T2 मिनिमाइज करना है मतलब T1 की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए T2 मुझे मिनिमम वैल्यू दे, और T1 की जो मुझे वैल्यू ऐसी मिली है वो कितनी मिली है, आई होप आपको याद है। T1 की हमने क्या वैल्यू ली है, -√2। आई होप आपको याद है, आई होप ये बात आपको अच्छे से याद है ना। अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो T1 की वैल्यू कितनी ली हमने, -√2। -√2 यहाँ पास किया, तो बताओ जरा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? P की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो -√2 पास करते ही यह जाएगा -√2 का स्क्वायर, कितना भाई, 2, और ये है A, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2A। सिमिलरली P का अगर ये कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है -√2, तो ये हो जाएगा -2√2 टाइम्स A। ये कितना आ जाएगा, -2√2 टाइम्स A। लेकिन इस दरमियान अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो हमने T2 भी निकाल लिया। आई होप आपकी T1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है जिसके लिए T2 मिनिमाइज हो, वो है T1 की जो वैल्यू है वो है -√2। तो T2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है सर, वो है 2√2। तो T2 की वैल्यू जब मैं 2√2 रखता हूं तो देखो भाई, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो कितना आ जाएगा 8A। आई होप एवरीवन एग्रीज विद दैट। तो कितना आ जाएगा सर, ये होगा 8A। बहुत ध्यान से सुना, यही काम का कंक्लूजन है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपने रखा कितना, 2√2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू 2। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, 2√2 इंटू 2 यानी 4√2, 4√2A, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 टाइम्स A। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और O तो O है आपका ओरिजिन। हमने ये कंडीशन अप्लाई की कि आपका OQ मिनिमम हो। OQ को मिनिमाइज करने के फेर में हमने T1 और T2 के वो स्पेसिफिक वैल्यूज निकाली है जिसके लिए OQ मिनिमाइज हुआ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है बिना कंफ्यूज हुए कि हम जब OQ को मिनिमाइज करना चाह रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि T2 को मिनिमाइज करना होगा। जब हम T2 को मिनिमाइज करना चाह रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि T2 T1 पर डिपेंडेंट एक फंक्शन है, और उसके थ्रू हमने T1 की वो वैल्यू ढूंढ ली जिस पर T2 मिनिमम होता है, जिससे OQ मिनिमम होता है। तो मुझे T1 और T2 की वैल्यू मिल गई।
जब मुझे T1 और T2 की वैल्यू मिल गई तो मैं P और Q कोऑर्डिनेट्स देख पाया, तो मैं क्या कर पाया, तो मैं P और Q कोऑर्डिनेट्स देख पाया। अगर मैं ये देख पा रहा हूं तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं पता करना चाह रहा हूँ ये राइट एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, एक्यूट एंगल्ड है, जो भी है, क्या आप एक छोटी सी बात बताओगे? अगर ये ट्रायंगल है बेसिकली, तो आप मुझे OP और OQ की स्लोप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। जब आप निकालना चाहोगे स्लोप ऑफ OQ लेट्स से, तो बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है सर, ओरिजिन आपका 0,0 है, तो आप तो Q के Y कोऑर्डिनेट और X कोऑर्डिनेट का डिवीजन लिख दो, है ना। तो 4√2a अपॉन 8a। आई होप आपको समझ आ रहा है। OQ की स्लोप कितनी आएगी? वो होगी 4√2a अपॉन 8a। आई होप एवरीवन एग्री इज विद दैट। 4√2a अपॉन 8a सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली सर मेरा इंक्लिनेशन है इस चीज़ को निकालने में कि आप मुझे OP की भी स्लोप बता दें। फिर वही बात, O आपका ओरिजिन है, आपको OP की स्लोप चाहिए, तो इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दो, तो 2√2a अपॉन 2a, ये कितना आ जाएगा? आई एम रियली सॉरी, माइनस 2√2a, है ना, अपॉन कितना? अपॉन 2a। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ OP। एनी कंफ्यूजन सो फार स्टूडेंट्स? कोई डाउट है तो पूछिए। अब आप बताओ क्या करोगे। मेरा कहना है सर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, शायद कुछ क्लिक करे। तो देखो, a से a कैंसिल, 4 का 8 कितना? 2 टाइम्स। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? सर a से a कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? -1। अब सर आप थोड़ा चीज़ों को ध्यान से नोटिस करो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो। या मैं तो एक बात कहता हूँ आपसे, आप OQ और OP की स्लोप्स का प्रोडक्ट लो। OQ कितना है सर? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से ये √2 कैंसिल, या ऐसे ही रख लो आप, तो इसे, है ना, मत करो आप कैंसिल, तो ये हो जाता है √2 अपॉन 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? -√2। डू यू ऑल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू सी? देखो भाई, -√2 इंटू 2, √2, तो -2 अपॉन 2 कितना? -1। एंड द मोमेंट यू सी a -1 एज द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, शिलाई से मुझे कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है सर। OP और OQ की स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 है, मतलब OP और OQ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। और अगर ट्रायंगल OPQ में OP और OQ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो क्लियरली एक कैसा ट्रायंगल होगा सर? बिना सोचे समझे मैं कहूँगा ये एक बड़ा ही सिंपल सा राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन? आई थिंक एक अच्छा क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा या रादर एक अच्छा खासा कैलकुलस है, जो अगर नहीं भी समझ आएगा तो घबराना मत, हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब समझ आएगा, है ना, तो चिंता मत करिएगा। पर मेरा यकीन है बाकी पार्ट अच्छे से आप सभी ने समझा। अगर ये पूरा पार्ट आप सबको समझ आया तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपके क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करें, खुद से देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्या लिखा है, क्या समझना है और इसे कैसे वर्कआउट करना है। आप कर सकते हैं, मेरा यकीन करिए। कैसे सोचना होगा? देखो, वो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ यूनिक पैराबोला विल बी ऑब्टेन्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा केस है, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको एक यूनिक पैराबोला मिलना तो तय है। अब यूनिक पैराबोला होता क्या है सर? यूनिक पैराबोला मतलब मुझे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा पता चल जाए, या बस 2 बातें भी पता चल जाए। मुझे पैराबोला के लिए मेरे ख्याल से तो बस 2 बातें पता हो, क्या? उसकी फोकस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स। फिर तो मैं पैराबोला आराम से बना दूंगा, क्योंकि पैराबोला की परिभाषा क्या है सर? पैराबोला की परिभाषा ही यही है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे कि उसकी लोकस से डिस्टेंस, सॉरी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो 1 हो, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 होती है। याद आ रहा है आप सभी को? ये बड़ा बेसिक सा फर्स्ट लेक्चर का डिस्कशन है जो हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ते वक्त किया था। अगर इस बात को समझा जाए तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे आपको कितने अच्छे से पैराबोला की डेफिनेशन पता है, बस वो ये पूछना चाह रहा है। तो सर मैं बहुत आराम से सोच सकता हूँ एक एक करके ऑप्शन बाय ऑप्शन कि सर मुझे बेसिकली पैराबोला बनाना है। बिल्कुल हाँ। तो देखो, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आर गिवन। मैं ऑप्शन 1 की बात करता हूँ। मुझे क्या क्या दिया? मुझे फोकस दिया, है ना, तो मुझे फोकस दे दिया। ठीक है सर। फोकस के साथ मुझे इसकी जो वर्टेक्स है, फोकस के साथ मुझे इसकी जो वर्टेक्स है उस पर जो टेंजेंट है, इसकी जो वर्टेक्स है उस पर जो टेंजेंट है वो दे दिया। अब आप बात समझना, अब आप बड़ी बेसिक सी बात समझना, बहुत सिंपल सी बात समझना। अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन पता है, अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन पता है, जैसे कि मान लो वो लिखा है ax + by + c, और मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट पता है,
जैसे मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो सर सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, हमने तो डिस्कस किया कि मेरे पास क्या हो, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो आप एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात, जितनी डिस्टेंस फोकस की वर्टेक्स से होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ एवरीवन, याद है आपको, उतनी ही डिस्टेंस अगर मैं वर्टेक्स से उस तरफ चलूँ तो मुझे क्या मिल जानी चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। तो पहली बात तो ये कि ये जो लाइन है और ये जो लाइनें दोनों पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप पता है। और दूसरी बात, जब मुझे इस लाइन की स्लोप पता है, मुझे पता है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपकी डायरेक्ट्रिक्स से पास होने वाला पॉइंट होगा। डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास होती है, तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप पता है, मुझे पता है डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट से पास होती है, तो मैं क्यों नहीं निकाल पाऊंगा आपके पैराबोला की इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मुझे पैराबोला तक जाने के लिए क्या चाहिए, मुझे पैराबोला तक जाने के लिए, मुझे अगर उसे पैराबोला को यूनिकली डिफाइन करना है तो मुझे जीवन में सिर्फ एक यूनिक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और मुझे एक फोकस चाहिए, जो कि मुझे आसानी से मिल जाएंगी अगर ऑप्शन 1 में दी गई इन्फॉर्मेशन सही है तो सर ऑप्शन 1 से तो अनडाउटेडली मैं यूनिक पैराबोला बना सकता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। पर ये कैसा क्वेश्चन है, ये है मल्टीपल करेक्ट, तो ऑप्शन ए मार्क करके आगे मत बढ़ जाना, थोड़ा और सुकून से, पेशेंस से बाकी ऑप्शंस भी चेक करना। तो ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवन। ऑप्शन बी कह रहा है कि आपको फोकस और वर्टेक्स दे दी जाए। सर अगर मुझे फोकस और वर्टेक्स बता दी जाए तो मेरा क्या कहना होगा, ध्यान से देखो, मुझे फोकस दे दिया लेट्स से एस, जिसको मैं कह लेता हूँ कुछ भी कोऑर्डिनेट है ना, अल्फा कॉमा बीटा। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे वर्टेक्स भी दे दी जाए, अगर मुझे वर्टेक्स भी दे दी जाए, ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश, तो सर फोकस और वर्टेक्स देने से आप पैराबोला बना लोगे क्या? कोशिश करते हैं। मुझे हमेशा फोकस के साथ क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे एक बात तो समझ आ रही है सर कि फोकस जैसे एस है और वर्टेक्स को अभी फिलहाल मैं कह लेता हूँ लेट्स से कुछ भी, लेट्स से ए। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि ये जो ए एस लाइन है, इसमें ए जो होगा वो मिड पॉइंट होगा आपका किसका, फोकस का, और डायरेक्ट्रिक्स से पास होने वाली एक लाइन का। तो कहना है से कि सर सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट्रिक्स जिस एक पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को निकाल सकता हूँ। क्या आप मेरी अब बात समझ पा रहे हो सर? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फोकस और वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो फोकस और वर्टेक्स वाली लाइन की स्लोप मुझे पता है, बिल्कुल पता है सर। फोकस और वर्टेक्स से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपको पता है, मतलब आपको पता है स्लोप किसकी, एक्सिस की। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। अगर आपको एक्सिस की स्लोप पता है तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसके थ्रू मैं डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्यों नहीं निकाल सकता जनाब, आप मुझे बता दीजिए। मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ सर। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आने से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो नहीं आ जाएगी सर, हाँ बिल्कुल नहीं आएगी, पर उसका एक और तरीका है। कौन सा तरीका? अगर मुझे ये पॉइंट पता है जो कि मिड पॉइंट है आपके डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले एक पॉइंट और फोकस का, तो क्लियरली इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैं उस पॉइंट तक नहीं आ सकता क्या? तो वापस मुझे पता है डायरेक्ट्रिक्स एक जिस पॉइंट से पास होती है उसके कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप। और बहुत बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हो, मैं तो बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सर मुझे वापस से डायरेक्ट्रिक्स मिल गई और फोकस मिल गई। And the moment I get the directrix and focus defined in a unique manner, can I not draw a unique parabola? Yes, we all can. So yes, option B is also definitely an accurate one कि हाँ सर, आप फोकस और वर्टेक्स दे दिए जाएं तो आप एक यूनिक पैराबोला बना सकते हो। क्या हम ऑप्शन सी के लिए चेक करें? सर ऑप्शन सी देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स आर गिवन। आई थिंक आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस पार्ट। सी तो आप देखकर मार्क कर सकते हो अगर आपको पैराबोला की डेफिनेशन पता है। आपको क्या दे दिया? आपको दे दी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दी, जैसे कि कह दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है सर? ये आपके पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है सर। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने डायरेक्ट्रिक्स बताने में हमारी हेल्प की। डायरेक्ट्रिक्स के साथ बशर्ते उसने डायरेक्ट्रिक्स के साथ आपको क्या बता दी, आपको उसने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दी थी। जैसे मैं वर्टेक्स को मान लेता हूँ, वो आपको उसने इसके कोऑर्डिनेट दी थी, जैसे मैं कह देता हूँ अल्फा डैश बीटा डैश। सर मेरे ख्याल से तो जीवन आसान है। अब कैसे आसान है साहब? आप एक बात बताओ, आप एक बड़ी बेसिक सी बात बताओ, मैं कहीं ज़्यादा दूर लेकर नहीं जा रहा आपको, आप सोच के बताओ। सिंपल सा थॉट है, अगर आपको वर्टेक्स पता है
तो क्या इस वर्टेक्स का इस डायरेक्ट्रिक्स में फीट के कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल सकते? चलो छोड़ो, ऐसे नहीं निकालना है तो ऐसे सोचो, दिमाग लगाना। आपको अगर इस लाइन की इक्वेशन पता है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप पता है तो एक्सिस की स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। एक्सिस इस पॉइंट से पास होता है तो बस बात खत्म। मुझे एक्सिस की इक्वेशन पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर वही बात, वर्टेक्स जो होती है आपकी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स पर उसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उससे इक्वी डिस्टेंट होती है, तो आराम से फोकस तक आ सकता हूँ। अगर ये पॉइंट नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो इसका एक और आसान तरीका समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। सीधी सी बात, एक पॉइंट है, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपकी लाइन है। इस पर अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसके फीट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। मुझे इससे इसके फीट के कोऑर्डिनेट्स निकालते आते हैं। अब मेरे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ये जो है वो इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो मैं फोकस नहीं निकाल सकता क्या? बहुत आराम से निकाल लूँगा सर। तो फिर वही बात, मुझे एक यूनिक फोकस भी मिल जाएगी, मुझे एक यूनिक डायरेक्ट्रिक्स पता है, और अगर ऐसा पता है तो मैं एक यूनिक पैराबोला बहुत आराम से बना सकता हूँ। ऑप्शन सी भी आपका बिना किसी हेजिटेशन के आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सोचते सोचते कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं कह रहा है 3 है तो सर डी भी मार्क कर ही दो। जनाब थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, ऑप्शन डी को समझते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आर गिवन, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। सुनना ध्यान से, उसने क्या क्या दिया आपको? उसने दिया आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, बहुत बढ़िया सर। उसने आपको दे दी, मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो ये रही आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जो कि मान लेते हैं क्या होगी, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट दे टेल यू इज कि उसने आपने जो वर्टेक्स पर टेंजेंट बनाई है उसकी भी इक्वेशन दे दी है ना। तो वर्टेक्स पर जो टेंजेंट बनाई है उसकी इक्वेशन है लेट्स से a2x प्लस a2x और b2y क्यों आएगा? आपको ये बात तो समझ आती है ना कि सर आपकी वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होती है और जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y, बस यही कांस्टेंट टर्म अलग होगी। ठीक है सर, आपकी सारी बात मानी। मुझे बस एक बात बताओ, यहाँ पे फोकस कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे फोकस कैसे ढूंढोगे? आपको कैसे पता फोकस कहाँ है? चलो फोकस छोड़ो, आप मुझे एक्सिस बताओ, एक्सिस कहाँ हो सकता है? सर एक्सिस यहाँ हो सकता है, हाँ माना ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एक्सिस हो सकता है, पर मैं तो इस पर एक और परपेंडिकुलर लाइन बना सकता हूँ। ये भी तो जनाब एक्सिस हो सकता था। आपने कैसे कह दिया कि सिर्फ वही एक्सेस हो सकता है? हो सकता था ये एक्सेस होता, पर ये भी तो एक्सेस हो सकता था। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो सर इस बार मैं एक्सेस को यूनिकली नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अगर मैं एक्सेस को यूनिकली नहीं ढूंढ पा रहा हूं तो क्या मैं फोकस को यूनिकली ढूंढ पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। और अगर मैं फोकस नहीं ढूंढ पा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं ऑप्शन डी को मार्क नहीं करूंगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया और आपको एक क्लियर सी डेफिनेशन समझ आई कि पैराबोला के लिए क्या जरूरी है। यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहां पर देखते हैं कि अगली चीज आपके लिए क्या अनफोल्ड होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है पी क्यू बी अ कॉर्ड, है ना। पी क्यू आपकी जो है वो एक कॉर्ड है ऑफ दिस पैराबोला। सॉर्टेड सी चीजें हैं सर। एक सर्कल ड्रॉ किया है आपने विद पी क्यू एज अ डायमीटर, PQ एज अ डायमीटर। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अगर PQ एज अ डायमीटर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि PQ कॉर्ड है, डायमीटर जो आपने पास किया है, वो जो सर्कल है वो वर्टेक्स से पास होता है, जो कि आपकी इस पैराबोला की वर्टेक्स है, जो कि ओरिजिन है ना। अगर वो कह रहा है आपका जो ट्रायंगल है PVQ वो 20 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, तो वो P के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। कैसे शुरू करेंगे? हमेशा पहले चीज़ों को विजुलाइज कर लीजिए। तो अगर मैं सिनेरियो विजुलाइज करना चाहूँ तो आपके पास पैराबोला है कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका एक पैराबोला बनना तय है, बिल्कुल सही बात है सर। और इसकी वर्टेक्स पर मैं टेंजेंट बना लेता हूँ जो कि आपकी हो जाएगी y एक्सिस बेसिकली, है ना। ये हो जाने वाला है आपका क्या भाई, ये हो जाने वाला है आपका y एक्सिस टेक्निकली, ठीक है सर। अब सुनिएगा ध्यान से, आपने इस पैराबोला को उठाया, ये आपका पैराबोला बन रहा है ना। और इस पैराबोला में आपने क्या चुनी, एक कॉर्ड, है ना, PQ, और उसको इस तरीके से चुना कि जब आपने PQ को डायमीटर के तरह ट्रीट करते हुए एक सर्कल बनाया तो वर्टेक्स V पर टच कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। ये एक सर्कल है जो कि इसे यहाँ पर टच कर रहा है, और ऑफ कोर्स इस सर्कल के अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो क्या होगा सर, मान लेते हैं ये, है ना।
रियली सॉरी, इस सर्कल का डायमीटर मैं थोड़ा प्रॉपरली ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा, मान लेते हैं आपका ये सर्कल का डायमीटर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई थिंक होपफुली एक डायमीटर की तरह दिख रहा है और क्लियरली ये डायमीटर है। तो ये सर्कल आपका अगर वर्टेक्स पर टच कर रहा है तो ये एंगल कितना होना तय है? ये एंगल एक 90 डिग्री एंगल बनना तय है। ये बातें आप भूले तो नहीं हो। ये आपका पैराबोला है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 4x। बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑफ कोर्स इसकी जो फोकस होगी वो 1,0 पर होगी। इसकी जो वर्टेक्स है जो कि ओरिजिन है, या उन्होंने अगर अभी v का है तो v कह लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स 0,0 होना तय है। इसमें आपने एक कॉर्ड चुनी, मान लेते हैं ये वो कॉर्ड है आपकी PQ, और इस PQ कॉर्ड को बनते बनते आपने ये देखा, ध्यान से सुनिएगा, इस PQ कॉर्ड में आपने बनते बनते ये देखा कि इस PQ कॉर्ड में आपने इस बात को नोटिस किया कि सर आपकी PQ को अगर आप डायमीटर की तरह ट्रीट करके एक सर्कल बनाएं तो वो सर्कल आपकी वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स आपका सर्कल वर्टेक्स से पास हो रहा है। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति? आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ आ रही है और हम इस दौरान ये बात जानते हैं कि ये जो एंगल है ये एक 90 डिग्री एंगल है। आई होप एवरीवन एग्रीज विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। कोई कंफ्यूजन? चलो अब बात करते हैं। वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे जो ट्रायंगल PVQ है, ये जो ट्रायंगल आपसे PVQ बनाकर दे रहा है, उसमें उसका एरिया दे रहा है आपको 20 यूनिट्स। अच्छा सारी बातें छोड़ो, क्या मैं PV की स्लोप निकाल सकता हूँ? मैं P को एक रैंडम पॉइंट मान सकता हूँ ना। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? फिर यहाँ पर A की वैल्यू है आपकी 1। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स मानता हूँ 80 स्क्वायर 280, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे सर? P के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स t स्क्वायर 2t, क्योंकि ऑफ कोर्स A की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर आपने ये निकाल लिया तो क्या आप PV की स्लोप बता सकते हो? कौन सी बड़ी बात है? तो अगर मैं आपसे पूछूं PV की स्लोप तो आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स ये ओरिजिन है तो 2t/t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2t/t स्क्वायर, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 2/t। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा सर अगर आपके अकॉर्डिंग PV की स्लोप ये है क्या 2/t, तो क्या आप QV की स्लोप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं QV की स्लोप तो आप QV की स्लोप क्या कहेंगे? सर सीधी सीधी सी बात है, PV और QV एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो QV की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो शेलाई से वो हो जाने वाला है -t/2। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्या ये एक एक बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे यहाँ पर? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बस आपसे इन जनरल पूछूँ कि आप QV की इक्वेशन लिखो, तो क्या आप मुझे QV की इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं QV की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो QV की स्लोप पता है, QV किस पॉइंट से पास होती है वो पता है, तो QV की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू m यानी क्या? -t/2 टाइम्स x माइनस x1, तो x माइनस 0 यानी कितना? -tx। आई होप ये बात आपको समझ आई। दिस इज व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ विच लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन QV। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं QV को सॉल्व करता हूँ किसके साथ? पैराबोला के साथ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये QV आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करता हूँ तो शेलाई से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 मिलेगा, क्योंकि QV ने पैराबोला को 0,0 पर इंटरसेक्ट किया है, पर उसने Q पर भी तो इंटरसेक्ट किया है। तो शेलाई से मैं अगर इसे इस पैराबोला के साथ सॉल्व करता हूँ, तो पैराबोला क्या है सर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और आपकी QV की इक्वेशन क्या है सर? QV की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -tx/2। आई होप एवरीवन एग्रीज विद दैट। ये कितना है? -tx/2। तो सर अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो मेरा ओपिनियन यही है, y की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है? -tx/2, तो ये रखा तो कितना हो जाएगा? t²x² इज इक्वल टू कितना? 4x। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ये बात आसानी से समझ पा रहे हो। एक छोटा सा काम हम करते हैं, मैं 4 को इधर लेकर जाता हूँ तो कितना हो जाता है? 16। तो कितना हो जाता है? सही हो जाता है t²x² -16x इज इक्वल टू 0। हमने इसे मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर लिया। आप देख पा रहे हो ना, अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो एक वैल्यू जो x की आएगी वो 0 होगी, जहाँ से हम ओरिजिन पर जाएंगे, और दूसरे पार्ट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? t²x -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है सर? यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखना, तो कितनी आती है सर? वो आती है 16/t²। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं। जो x की वैल्यू आती है वो आती है 16/t²। सर अगर x की वैल्यू 16/t² आई है तो वो तो चाहे आप यहाँ रख लीजिए या फिर चाहे आप यहाँ रख लीजिए, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहीं से जो x की वैल्यू है ये मैं रखता हूँ और y की वैल्यू भी निकालता हूँ। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू निकालनी चाहिए तो देखो x की वैल्यू रखते हैं 16/t²,
तो 16 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ रखा है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस टी इंटू 16 है ना, अपॉन कितना टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर। आई होप आप देख पा रहे हो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 2 का 16 कितना हो जाएगा भाई 8 टाइम्स, और एक टी से एक टी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर -8 अपॉन टी। आई होप मैंने सही लिखा है बिना कुछ पार्ट स्किप किए। तो सीधी सी बात है सर, आपका x कोऑर्डिनेट ही आता है, y कोऑर्डिनेट ही आता है। ऐसा क्यों निकाला सर? देखो x आया 16 अपॉन टी स्क्वायर, q का जो x कोऑर्डिनेट आया है वो कितना है सर 16 अपॉन टी स्क्वायर, और q का जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना है सर -8 अपॉन टी, है ना, ये कितना है -8 अपॉन टी। अब एक छोटी सी बात का आप मुझे जवाब दो, एक बड़ी बेसिक सी बात का आप जवाब दो। मुझे कुछ दिया गया था इस क्वेश्चन में, मुझे क्या दिया गया था? मुझे दिया गया था ट्रायंगल PVQ का एरिया। अब मेरा बस आपसे ये कहना है, अगर मुझे ट्रायंगल PVQ का एरिया दिया गया था तो क्या आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो? क्यों सर, कैसे लगाना है? मेरा ये कहना है, अगर मुझे ट्रायंगल PVQ का एरिया दिया जा रहा है जो कि मुझे दिख रहा है साफ तौर पर कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल PVQ का एरिया मैं क्या कहूँगा सर? मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल PVQ का एरिया होगा वो होगा हाफ बेस। शैल से मैं VQ को बेस और PV को हाइट मान लूँ? बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो जाएगा PV इंटू VQ, जो कि उनके अकॉर्डिंग कितना है? उन्होंने कहा ये एरिया आपके लिए कितना होगा, हमारी तरफ से दिया होगा 20। कुछ मैं कर सकता हूँ क्या इस बात पर? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा PV इंटू VQ इज इक्वल टू 2 इंटू 24। क्या मैं PV और VQ निकाल सकता हूँ? क्या मैं, आई होप ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये PV एक अलग वैल्यू है, VQ एक अलग वैल्यू, क्या मैं PV और VQ लेंथ निकाल सकता हूँ? बहुत बड़ी बात नहीं है सर। PV यानी ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है, VQ यानी डिस्टेंस निकाली जा सकती है। बस एक छोटा सा काम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट से मुक्ति पाने का तरीका होगा कि मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझते हो। तो जब PV स्क्वायर निकाला तो PV कितना आएगा? देखो भाई, आप देखो 0 0 ही है तो सोचने की जरूरत नहीं है, 2t का स्क्वायर यानी कितना 4t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर? PV में जब देखा तो यह जाएगा 4t स्क्वायर। आई होप आप सब समझ रहे हो बात। प्लस ऑफ कोर्स कितना, ध्यान से देखो, t स्क्वायर माइनस 0, t स्क्वायर का स्क्वायर कितना t टू द पावर 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको t टू द पावर 4। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सिमिलरली जब VQ आपने निकाला तो VQ कितना आएगा? ध्यान से देखो भाई, VQ में आप बात करें तो -8 अपॉन टी -0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 64 अपॉन ऑफ कोर्स टी स्क्वायर, प्लस कोई आपत्ति तो नहीं इस बात से स्टूडेंट्स? सिमिलरली 16 अपॉन टी स्क्वायर -0, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आई थिंक 256, सही बोल रहा हूँ क्या, है ना, और टी स्क्वायर का स्क्वायर टी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 256 अपॉन टी टू द पावर 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 256 अपॉन टी टू द पावर 4। नाउ दिस पार्ट नीड्स टू बी सॉल्व, जिसे मैं 40 का स्क्वायर ही लिख लूँ या 1600 भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, या तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें और चीज़ें सिंप्लीफाई होते हुए देखें, या फिर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होते हुए, नलीफाई होते हुए, एक क्वाड्रेटिक बनते हुए आप देख कर भी सॉल्व कर सकते हो। बट चीज़ें सोचनी तो होंगी, चीज़ें करनी तो होंगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो एक छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो भाई, मैं चीज़ें क्रिएट करने की ही कोशिश करता हूँ, जैसे कि मुझे बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो। जैसे देखो सर आप, क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर ही है ना, कुछ वैल्यूज़ के स्क्वायर से बने हैं, ये बात आप समझते हो क्या? तो मेरा ये कहना है सिंप्लीफिकेशन तो करना होगा, तो सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो चीज़ें निकालते हैं और चीज़ें बनाते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, है ना। मतलब मैं बस सोच रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज करके कुछ आसान तरीका बना सकते हैं क्या, या मल्टीप्लाई करके ही इसे सॉल्व करना होगा? तो मेरे ख्याल से कुछ और आसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि पावर 4 है पावर 2 है तो कुछ बात बननी नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि स्टेप्स में कहीं कोई गलती आप कर सकते हो। जैसे कि 4t स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, 4 इंटू 64। क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हो? अब क्लियर सी बात है सर, 60 का 4 कितना होता है? 240। 4 का 4 कितना? 256। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब 240 प्लस 16 कितना हो गया? 256। तो दिस इंटू दिस कितना है? 256। तो पहले तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले 256। आई होप एवरीवन गॉट दैट पॉइंट। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो क्या मिल रहा है। 4t स्क्वायर को अब मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो डिनोमिनेटर में t स्क्वायर मिलना तय है, और 256 का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। अब सुनना, 250 का 4 टाइम्स कितना होता है सर? 250 का 4 गुना होता है 1000, और 6 का 4 गुना कितना होता है सर? 6 का 4 गुना होता है 24, तो हो जाएगा 1024। तो हो जाएगा 1024 अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा सर? ये होगा 1024
24 अपॉन ऑफ कोर्स कितना टी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई। अब सर अगली स्टेप फॉलो करते हैं। अब टी टू द पावर 4 को जैसे मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 64 इंटू टी स्क्वायर। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। तो बन जाता है 64 इंटू टी स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स अगर कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाई जाए तो देखो भाई टी की पावर 4 से टी की पावर 4 कैंसिल, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद, मुझे जो सीधा सीधा एक्सप्रेशन बचता है वो क्या बचता है 256 सीधा सीधा। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। टू द पावर 4 से टू द पावर 4 कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद 256। यहाँ पे हमें क्या बच रहा है 256। और एक छोटा सा काम क्या, छोटा सा बेसिक सा काम ये कि 40 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 1600, क्लियर सा दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1600, जो कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ। आई होप यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है और चीज़ें सुलझी हुई सी डायरेक्ट सी समझ आ रही हैं, जिसमें मुझे बहुत सारे कैंसिलेशन दिख रहे हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा काम आप देख रहे हो क्या, 256 और 256 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 512, है ना। ये कितना हो जाएगा 512, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 512। इसमें एक छोटी सी गुंजाइश और दिख रही है, अगर आप चाहें तो 512 में से 1600 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1600 को इधर ले आएं और 512 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब आपने ऐसा करना चाहा तो आई थिंक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जब 1600 में से 512, तो देखो क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से 600 ही काफ़ी है 512 के लिए। 512 को 8 दिया तो 20 और 80 और दिया तो 88 देना है ना। 88 और 1000 इसके पास ज़्यादा है, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो 1088 आपके पास बचेगा, ठीक है सर। 1088 का खेल है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है 1024 अपॉन टी स्क्वायर, ये कितना है 64 टी स्क्वायर, और ये कितना बचा सर, ये बचा 1088 जितना मैं सोच पा रहा हूँ। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस। 8 दिया तो 20 और 80 और दिया तो 8 और 80 88, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटा सा काम करते हैं सर, पूरे इक्वेशन को, है ना, उस तरफ राइट हैंड साइड पर 0 तो है, पूरे इक्वेशन को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे ही टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहा तो ध्यान से देखना, यहाँ से टी स्क्वायर गया, यहाँ पे बचेगा टी की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर। एक छोटा सा ओपिनियन और मेरा बन रहा है, अगर आप सब एग्री करते हो कि सर देखो ये तीनों वैल्यूज आपकी 4 से डिविजिबल हैं, हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हो, पर मुझे 4 से तो दिख ही रहा है ना। तो इन सब को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। 4 से जब आपने डिवाइड किया तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, है ना। 1024 का हाफ 512, 512 का हाफ 256, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 256, ठीक है क्या। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 16 का 4 टाइम्स 64 होता है, तो ये कितना बचा 16, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 16 टी टू द पावर 4। आई होप इस बात को भी आप समझ गए। और एक छोटा सा काम और, 1088 को जब 4 से डिवाइड किया तो ध्यान से देखना, 88 का 1/4 अलग से कर लेंगे, 1000 का 1/4 अलग से करते हैं। 1000 का 1/4 होता है 250, आई होप आधे का आधा, 500 का आधा 250। 88 का हाफ 44, 44 का हाफ 22। 250 प्लस 22 कितना होता है, 250 प्लस 22 आई थिंक क्या कर रहा हूँ मैं, 250 प्लस 22 272 बोलूँ क्या, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस 250 प्लस 22 विच इज़ क्लियरली 272, और ये कितना था, आई थिंक ये 256 ही था। सॉर्टेड है कहानी, कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लो क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टी टू दी पावर 2 भी तो लगाएंगे भाई, बिल्कुल लगाना होगा सर, आप ये मिस कर गए। तो आई थिंक अब चीज़ें बैलेंस्ड है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, है ना। 250 में 20 ऐड किया तो 270 और 2 और ऐड किया तो 272। बस क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं। और आई थिंक सर अभी भी स्कोप है, आप इसे 2 से और कैंसिल आउट कर सकते हो, और रादर आई वुड से 4 से अभी और हटने का स्कोप है। रादर ये 8 से डिविजिबल था पूरा पार्ट, आपने ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि देखो 4 से इसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो 4 से एक बार और उड़ाते हैं। 4 से है तो 8 से भी हो सकता है कि, बस एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ मैं। 8 से देखो ये तो जा रहा है 2 से, ये भी जाएगा, इसको देखते हैं ये 8 से है या नहीं, है ना। तो 8 का ट्रिपल कितना होता है, आई थिंक है ना, 8 से भी पूरा डिविजिबल है। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, 8 से पूरा डिवाइड कर रहा हूँ। तो 8 इंटू 4 32 से पूरा डिविजिबल था टेक्निकली, ठीक है। अब जो है 8 से अगर डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 2t टू द पावर 4, कोई आपत्ति तो नहीं, है ना। 8 का ट्रिपल 24 बचा 3, 8 का 4 टाइम्स 32, अभी तो एक बार और जाएगा। टेक्निकली 64 से डिविजिबल था, क्योंकि अभी 8 के बियॉन्ड 16 से भी ये डिविजिबल है, आप बात समझो। पर ठीक है, अब कर दिया तो एक बार और कर देंगे। तो ये हो जाएगा 34 टी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस
8 से डिवाइड किया ना तो 256 के हाफ का हाफ ऐसे सोच लो, या फिर डिवाइड करना है तो कर लो। 8 का कितना ट्रिपल और 8 का कितना डबल। एक बार और जाएगा ये, एक बार और कर लो, है ना। पता नहीं मैं इसको सिंप्लीफाई करने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, बट चूंकि चीज़ें ट्रिकी हुई हैं, क्या हमारे पास कोई चांस था इसको वहीं पे हाथों हाथ सिंप्लीफाई कर देने का? पता नहीं मैंने इतनी बेवकूफ़ी क्यों की। मेरी बेवकूफ़ी मैं आपको बताता हूँ, पर उसमें यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखी नहीं है, वो चांस नहीं बन रहा था, है ना। वो हमें करके ही दिखा तो फिर कर ही रहते हैं, है ना। अब अगर मैं फाइनली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखूँ तो सबसे सिंपल वर्जन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर? वो दिख रहा है आपको t की पावर 4, ये दिख रहा है माइनस, है ना, 34 का हाफ कितना होता है 17, तो हो जाएगा -17 t स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ओवरऑल फाइनल आपका कंक्लूजन है। तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं, व्यर्थ नहीं है मतलब हमारी मेहनत है, हमारा खून पसीना है, लेकिन अब दुनिया तो आखिर में रिजल्ट ही देखती है ना, आप कितनी मेहनत कर ले, तो रिजल्ट आपके सामने है। अब इससे क्या कंक्लूजन है सर, इससे क्या रिजल्ट आप कहना चाह रहे हो? इससे जो रिजल्ट है मेरा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है t की पावर 4, है ना, माइनस प्रोडक्ट चाहिए 16, तो बिल्कुल मैं ले लूँगा इसे -16 t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और प्लस अगर मैं लिखूँ तो 16, बिल्कुल सही बात है ना। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि सर यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन लीजिए। जैसे आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर -16, कोई आपत्ति तो नहीं है। जब आपने यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहाँ पर भी टी स्क्वायर -16 बनाने के लिए आप ले लेंगे 1 कॉमन, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं, आई थिंक नहीं है सर। जब आप यहाँ से कंक्लूड करेंगे फाइनली तो आप क्या कहोगे भाई, टी स्क्वायर -16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो टी स्क्वायर 16 है, टी कितना आएगा +-4। टी स्क्वायर -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो टी कितना आएगा +-1। तो +-4 +-1 आपकी किसकी वैल्यू आती है? टी की। अच्छा बाय द वे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पूछे जा रहे हैं आपसे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मतलब ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मतलब टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब टी की वैल्यू क्या है? +1 -1 +4 -4, 4 वैल्यूज हैं। जब +1 ट्राई किया तो कितना आएगा भाई? 1,2। 1,2 तो नहीं है। जब -1 ट्राई किया तो आएगा 1, ऑफ कोर्स कितना? -2। ये भी नहीं, पर ये भी आंसर होते, अगर ये ऑप्शन में दिए होते तो ये भी बेशक हमारे आंसर होते। इसके साथ साथ मैं क्या ट्राई करूंगा? मैं ट्राई करूंगा क्या क्या? 4 और -4। 4 ट्राई किया तो 4 का स्क्वायर 16, 4 × 2 8, 16,8 दिख रहा है क्या सर? है आपका ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। -4 ट्राई किया तो ये तो 16 होगा, लेकिन ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 16, -8, और इस तरीके से आपका ये 16,8 और 16,-8, लेट मी पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो उस वजह से आपके ये दो ऑप्शंस, कौन कौन से स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर्स होंगे। क्या किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों ऑप्शंस में कोई गड़बड़ी दिख रही है? क्या है दोनों बातें आप सभी को समझ आ रही हैं? आई थिंक कोई भी डाउट या परेशानी नहीं है। एक बार अच्छे से इसे चेक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं, तो फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको क्या पता है कि हम आपके लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हम क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। क्वालिटी कैसे? क्योंकि आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन है 5 किताबों का, जिसके थ्रू आपकी 11th-12th के सिलेबस को, मैथमेटिक्स को कवर करते हुए बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, ऑफ कोर्स, एक थरो तैयारी होती है आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की। और यकीनन तौर पर आप इन लेक्चर्स के दौरान खुद इसे फील कर रहे हैं कि हम ये जो 5 किताबों का कलेक्शन है, इसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है JEE एडवांस लेवल तक का। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलस करेंगे, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दिए गए हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, उनके दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करेंगे, निसंदेह हम उनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, और बेशक आपको JEE एडवांस लेवल के, प्रीवियस ईयर्स लेवल के, मतलब JEE एडवांस्ड के एक्चुअल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उन चैप्टर्स को बाइंड अप करेंगे। मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हम कोई चार्जेस नहीं मांगने वाले आपसे कभी भी। कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारा मॉडल नहीं है, मतलब कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स और ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। तो आई थिंक चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं, चीज़ें बहुत क्लियर और स्मूथ हैं, कोई और परेशानी या डाउट तो नहीं है भाई। इसी के साथ साथ ज़रूर याद रखिएगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं,
और बेशक ये बात ज़रूर याद रखिए स्टूडेंट्स कि यही की यही सारी चीज़ें हम रेप्लिकेट करते हैं हमारी ई लाइब्रेरी जो हम वेबसाइट पर मेंटेन कर रहे हैं magnetbrains.com पर। वहाँ भी आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली मिलेगी। ये एक अच्छी तैयारी है, आप अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें। बस यही काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए, ये सच में सफाइस है। पर बेशक आप इसे ऑनेस्टली करें, है ना। कोई भी क्वेरी रही हो, कोई भी परेशानी रही हो, कमेंट में लिखना, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। हम रिवर्ट करते हैं अगर क्वेरीज रेलेवेंट रहती हैं तो। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट, बीइंग रेलेवेंट या रेलेवेंस का एक कॉन्टेक्स्ट आप समझते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आई थिंक आज इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और क्वेश्चंस के साथ और अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस भी एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नई चीज़ें बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।